आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी अपनी एक अहमियत है इस हवाले से ताकि अवाम को बताया जाए हक़ाइक़ के हवाले से भी, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। एज ए मिनिस्टर हाउसिंग पीछे जो मैंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले की, उसके अंदर भी मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे कि हक़ाइक़ क्या हैं, और आज भी चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा ताकि उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को देखा जा सके। और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी हैं, और इसके साथ साथ मेरी ऑनरेबल जो हमारे अदारे हैं उनसे भी एज ए कैबिनेट मेंबर और एज ए सीनियर मिनिस्टर ऑफ पंजाब मेरी रिक्वेस्ट होएगी कि इस मैटर को प्रायोरिटी बेस पे देखा जाए। ये एक हक़ाइक़ नामा है जो आपके सामने हम रखना जा रहे हैं ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को देखा जा सके। पंजाब के अंदर जहाँ भी इलीगल सोसाइटीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले भी ऐलान किया कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी, और जो गरीबों का पैसा है जो कि उनसे रिकवर होना है उस हवाले से भी मुतल्लिका अदारों को कहा जाएगा ताकि वो इस हवाले से देखें और जो उनका मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक गरीबों की जो जमा पूंजी है वो उनको रिकवर करवा के दें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, और उस हवाले से इख़बारात के अंदर भी हमने इश्तिहारात अवाम की अवेयरनेस के लिए बार बार दे रहे हैं। पैमरा को भी ख़त लिखा है कि आपने किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को जब तक कि LDA उसका NOC ना दे आप उसको किसी भी TV चैनल पे ना चलने दें। इसी तरह इख़बारात को कहा है, और इसी तरह बाकी दूसरे अदारों को भी ख़त लिखे गए हैं। दो एक चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर के अंदर कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़े करके हाउसिंग सोसाइटियाँ लोगों को इख़बारात में TV पे दिखा के बना के बेच के चले गए कागज़ों के अंदर, और लोग अपनी फ़ाइलें उठा के मुख्तलिफ़ दफ़ातर के अंदर, थानों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि उनकी रिकवरी किस तरह से होगी। लाहौर एयरपोर्ट के पास एक पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी थी और अब वो DHA के अंदर शामिल हो चुकी है। उसके अंदर भी एक मेगा स्कैम जो था उस वक्त भी था और अब तक वो चल रहा है कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के नाम के ऊपर उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा प्लॉट बेचे, DHA में मर्ज करके चले गए वो, लेकिन अपनी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी से हट के उन्होंने एक ज़मीन ली और उसका पार्क व्यू नाम रख दिया और फाइलें बेच के निकल गए। कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसके अंदर उसकी कोई अप्रूवल नहीं, कोई चक्कर नहीं, और हज़ारों की शक्ल में फ़ाइलें बेच के निकल गए, और वो जो बेचारे साइलीन हैं वो आज भी ख्वार हो रहे हैं। आल्दो के कुछ को DHA फेज़ 7 के अंदर अकोमोडेट किया गया, लेकिन ये क्योंकि पार्क व्यू के नाम पे बेचा गया था, और पार्क व्यू का जो मालिक है उसके नाम का आपको पता है, उसका नाम अलीम खान है। उसने लोगों के अरबों रुपए उधर भी इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद लोगों को उनके पुरसाने हाल पे छोड़ा और निकल गए। इसके साथ साथ वो सिर्फ यहां पे नहीं रुका, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर उसके कब्जे हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाज़ों में गरीब आदमी को मुतासर करने के लिए फिरते हैं, इनके अपने मामलात इस तरह के। DHA के अंदर एक नेशनल स्कूल है बरकी रोड के ऊपर, DHA नहीं है, बरकी रोड के ऊपर। उस नेशनल स्कूल की ज़मीन जो अंदर डाली है वो भी कब्जे पे है, और शाहिद भट्ट साहब हैं उधर, वो पिछले 2 सालों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और 2 सालों से रोला डाल रहे हैं।
अदालत से स्टे लिया, उस स्टे के बावजूद उसकी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। और उस वक्त जब उन्होंने शिकायत की तो फेडरल लेवल से किसी का फोन आया कि जनाब इसको नहीं छेड़ना। उस वक्त पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी। इन्होंने तो ऐसा भी किया है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें कोई ज़मीन चाहिए थी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मेरी बात की ज़रूर तस्दीक करेंगे। अलीम खान साहब और इनके बहनोई ने उनको ज़मीन बेची। ये सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, बगैर सबूत के बात नहीं करूँगा। ज़मीन बेची और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के पास ये केस आया, क्योंकि पैरागन के पास था। तो उन्होंने आके कहा जनाब आपने ज़मीन खरीदी है? उन्होंने कहा खरीदी है। उन्होंने कहा जनाब जिनसे खरीदी है उनको मरे हुए इतना साल हो गया, ये सारे अंगूठे जाली हैं जो अलीम खान ने और इसके बिनोई ने लगवा के दिए हैं। यानी कि उनकी दौलत की जो हवस है वो कम नहीं होनी, वो आगे की तरफ जानी है। और फिर जिस तरह से उन्होंने पैसे लेने थे वो ले लिए। खैर, तगड़ा आदमी फिर तगड़े से ले ही लेता है, जो उससे सवा शेर होता है। अब आ जाते हैं रिवर एज की तरफ। टोटल ज़मीन, एलडीए का स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने पीछे भी आपसे बयान किया कि ये 765 कनाल के ऊपर सोसाइटी अप्रूव हुई थी 2006 के अंदर। 2010 में इसने ले ली अलीम खान ने। अब इसने किया क्या, वो कारनामे मैं गिनवा दूं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कारनामे हैं ये कर क्या रहे हैं। पहला कारनामा, मेन रोड के ऊपर जब आप रिवर एज के अंदर दाखिल होते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान है, और अप्रूव्ड प्लान भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये अप्रूव्ड प्लान है एलडीए का 2006 का, ये अप्रूव्ड प्लान। वो पीछे एलडीए के बंदे भी बैठे हुए हैं, स्टाफ भी बैठे। इसकी मेन रोड के ऊपर कनाल के 20 प्लॉट हैं जब आप दाखिल होते हैं लेफ्ट साइड पे, कभी आप गए हो तो। मसूफ ने क्या किया कि उन प्लाटों में से लोगों का एक कनाल 20 मरले पर होता है, उस प्लान को अमेंड किया, उसमें से 2-2 मरले निकाले और 2.5 कनाल के ऊपर अपने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। लोगों की जमीन मास्टर प्लान एलडीए ने मंजूर किया और अमेंड करके जिसकी 1 कनाल थी उसको 18 मरले दे रहे हैं। जाके साइज ले रहे हैं। मेरी बात को चैलेंज कर दें, मुझे कह दें मैं ठीक बात नहीं कर रहा, नहीं तो मौके पे चले चलते हैं। अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। और जो मस्जिद और स्कूल और सड़कों की जगह होती है वो एलडीए के पास होती है, उसकी रजिस्ट्री एलडीए के पास करते हैं, आप सारे रिपोर्टर्स को पता। मस्जिद और स्कूल की जगह पर कमर्शियल प्लाट बना दिए। मैं नहीं कह रहा, मौका कह रहा। मस्जिद की जगह जहां पे मस्जिद होनी चाहिए थी वहां पे कमर्शियल प्लाट काट दिए। जहां पे स्कूल होना चाहिए था नक्शे के अंदर, जो कि है नक्शे के अंदर, इस नक्शे के अंदर जहां पे मस्जिद है, जहां पे स्कूल है, उन्होंने कमर्शियल प्लाट काट दिए और लोगों की जमीन कम करके अब्बा जी के नाम पे वहां पे मस्जिद बना दी सवाब की नीयत से। आगे आ जाएं। कब्रिस्तान की जगह थी 10 कनाल 75 मरले, वो भी कमर्शियल करके बेच गया। अप्रूव सोसाइटी 765 कनाल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, रिवर एज की बात कर रहा हूं। पार्क व्यू का तो नाम ही ना लें, पार्क व्यू तो है ही नहीं। 10 कनाल 75 मरले कब्रिस्तान के ऊपर उसने कमर्शियल प्लॉट काट के बेच दिए कब्रिस्तान की जगह पे ऊपर। और ये कब्रिस्तान की जमीन हो, स्कूल की हो, मस्जिद की हो, सड़कें की हो, जो एक रूल्स, कायदा, कानून, ज़ाब्ता, उसके मुताबिक ये एलडीए उसके पास होती है। आगे चलें। अब इसने उस्तादी क्या की, उधर था एक क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान जो बहुत पहले से आ रहा था, उस कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान जाहिर कर दिया।
और उसके अंदर एक छोटी सी दीवार करके कहा क्रिश्चियनों, उन्होंने रोला डाला, शोर डाला, वाह वेला किया, नहीं चला, किसी तरीके से राजी रूजी कर लिया। उसी कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान करके दरमियान में एक दीवार कर दी और बताया कि जनाब ये कब्रिस्तान की जगह है सोसाइटी की। बात यही नहीं खत्म होती, आगे भी चलती है। एक इसने सोसाइटी के अंदर, इस नक्शे के अंदर जैस्मीन पार्क दिखाया हुआ। जैस्मीन पार्क, लोग कहते हैं ना हमारा घर पार्क के सामने हो, बच्चे खेल लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उस पार्क को भी उसने क्या किया, मासूफ ने, कि वहां पर उसको भी कमर्शियल प्लाट करके बेच दिए पार्क को। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये सोसाइटी के कितने मोतबर शख्स हैं, कर क्या रहे हैं कि उस पार्क को इन्होंने कमर्शियल प्लॉट करके बेच दिए। आगे चलते हैं। उसके साथ एक छोटा प्लॉट था, पार्क था, छोटा पार्क, कुछ फासले पर, जो नक्शे में मौजूद है, इस मैप के अंदर मौजूद है, जो ओरिजिनल मैप। उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट काट के बेच दिए। यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज, जो दिल करे कर लो, जो दिल हो रहा है मैं कर रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक रिपोर्टर साहब ने बात की है कि मेरा उधर प्लॉट है, इधर ही बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सामने बैठे हैं मेरे। कईयों ने मुझे कहा, किसी ने कहा मेरी सिस्टर का प्लॉट है, किसी ने कहा मेरा प्लॉट है, किसी ने कहा यार मेरी जिंदगी की जमा पूंजी यही है और सन प्लॉट नहीं मिलता पिया। वहां की मजबूरी आप नहीं बोलेंगे। चलें, कलमा हक कहने के लिए कोई एक पूरे जत्थे की जरूरत नहीं होती, एक भी बहुत होता है। कलमा हक कह लिया तो इंशाल्लाह इसको पूरा भी करूंगा। अगली बात, जो मॉर्गेज प्लाट रखे थे उनकी तफसीलात बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि मॉर्गेज प्लाट क्या हैं। मॉर्गेज प्लाट वो हैं कि जो कि इन्होंने इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होने तक स्कूल, मस्जिद, सड़कें, सूवरेज, वाटर सप्लाई, ग्राउंड्स, उस वक्त तक वो रहन रखे जाते हैं एलडीए के पास। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी। इन्होंने क्या किया कि जो टोपाज, जो इसका ब्लॉक था और जिसके प्लॉट नंबर 1, 1, 9, 28, 30, 43, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 71, 75, 77, 143, 146, 208, वो भी बेच दी। ये मेरे पास रिकॉर्ड। मेरी बात ठीक नहीं है, कोर्ट ही चला जाओ या बैठ के बात कर लें। अगली बात, वो भी गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। एक और बड़ा कारनामा इन्होंने किया, शाहपुर कांजरा का जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। सरकारी रास्ते को सोसाइटी में शामिल कर लिया और क्या किया, लोगों को कहा नहीं मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, तुहाडे वास्ते तुसीं फिक्र ना करो, मैं तो सड़क वड्डी करना पिया। ये शाहपुर कांजरा के आगे जाकर जो इस नक्शे के मुताबिक, उन्हें तस्वीर और दिखाई और किया क्या कि लेफ्ट और राइट उसके कमर्शियल प्लॉट काट दिए। यानी कि सरकारी रास्ते के लेफ्ट और राइट प्लॉट काट दिए और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जनाब उसकी कोई मंजूरी हो, कोई चीज हो। अगली बात, एलडीए ने जो नक्शा मंजूर किया उसके मुताबिक इसने अपना
उसी के मुताबिक चीज़ें बेचनी थी, रखनी थी, प्लॉट थे, दूसरे मामलात थे। मसूफ ने क्या किया कि जो पार्किंग और सड़क थी उसको शामिल करके अपना दफ्तर बना लिया 2.5 कनाल के ऊपर। यानी कि सड़क और पार्किंग नक्शे के मुताबिक जहां जहां जो चीजें होंगी वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन मसूफ ने यह किया कि अपना दफ्तर बनाना था 2.5 कनाल के ऊपर, तो 2-4 मरले के प्लॉट डाले, बाकी सड़क और पार्किंग जो कि नक्शे के मुताबिक वो अंदर डाली और डाल के वहां पर पूरा एक प्लाजा बना लिया। कोई जवाब है तो मुझे बता दो। एक और इंतहाई शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। एलडीए कुछ जगह किसी भी सोसाइटी के अंदर रिजर्व रखी जाती हैं, वहां पर एलडीए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। हर सोसाइटी के अंदर मास्टर प्लान के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका असली चेहरा दिखाना चाह रहा हूं। उस जगह पर जो तकरीबन 2.5 कनाल है, 3 कनाल है, अब्बा जी की कब्र बना दी। शर्म आ रही है मुझे बात करते हुए। रिजर्व जगह के ऊपर अपनी सोसाइटी में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कर सके, जो एलडीए की जगह है उस पर बना दिए। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान के स्कैंडलों में एक सबसे बड़ा स्कैंडल ईओबीआई का है, सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें गरीबों के, मजदूरों के, बेवाओं के, यतीमों के, मस्कीनों के, उनके पैसे हैं ये ईओबीआई के अंदर, जहाँ से उनको स्टाइपेंड मिलता है, जहाँ से उनकी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे उनका स्कॉलरशिप जाता है, जहाँ पे उनकी पेंशन जाती है। इतना बड़ा स्कैम है, उसकी मैं डिटेल थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के साथ। इसने किया क्या? सबसे पहले तरीका वारदात क्या था, तरीका वारदात बता देता हूं, फिर स्कैम की टोटल अमाउंट बता दो। तरीका वारदात ये है कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता है। इसको पता चला कि वहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन, जो उस वक्त ईओबीआई का था, उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी इख्बारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके। और वो प्लॉट जो थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था, जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका है वारदात कि दे दी जाके जमीन के अंदर, वो दरिया के अंदर, और दिखाए ये। और फिर उस पर एलडीए की तो मंजूरी है कोई नहीं, उसकी 765 कनाल जो सेनेटर अमार ने बनाई उसके बगैर कोई मंजूरी नहीं है। दोस्त आगे मुझे पूछ रहे थे, 1 इंच की मंजूरी ना है ना पेंडिंग है, क्योंकि वो 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता। और ये दरिया के अंदर चला गया, जो दरिया जहां सैलाबी रेला आता है उसके अंदर चला गया। और इसने वारदात डाली ईओबीआई के बंदे के साथ मिलके, और केस अदालत में चला गया और वहां पर स्टे है। और उस पैसे से इसने गुलबर्ग के अंदर
और इस्लामाबाद के अंदर ज़मीनें खरीदी, गरीबों के पैसे वो वहीं के वहीं, और अदालत से तगड़ा वकील करके स्टे ले लिया और स्टे में पड़ा हुआ मामला। आगे जाके मैं कुछ गुजारिशात करूंगा अपने इदारों से एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब वो उस वक्त के आज से 13-14 साल पहले के पैसे अरब रुपए और आज के लिहाज से कितने बनते हैं, ये तो अदालत ने फैसला करना है। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है और चेयरमैन पीसीसी पे मेरी रिक्वेस्ट है, हमने लेटर उनको लिखा है। ये नाजायज सोसाइटी जिसका नाम कहीं नहीं है, ये खिलाड़ियों की शर्टों पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर बदनामी दे रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देखते हैं और उसके बाद देखने के बाद वो प्लॉट खरीदते हैं और बेचारे प्लॉट पैसे ही देते हैं, उसके बाद प्लॉट कहीं है नहीं, है ही नहीं। और आजकल इसने किया कि हमारे एक कोच हैं, बड़े ही ऑनरेबल, बड़े ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पाकिस्तानी टीम में कोच रहे हैं, उनको डीएच में अपना दफ्तर दिया, उस बेचारे को नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग, क्योंकि उन पे तो लोग एतमाद करते हैं ना, उनको आगे रखा है और उसके जरिए अपने प्लॉट बेच रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बेचता जा रहा है। 15-20 हज़ार से ज़्यादा प्लॉट बेच चुका है ये, ज़्यादा। वैसे तो सोसाइटी सारी इलीगल है, सवाए 765 कनाल के, उनको आगे लगाया हुआ है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके किसी फंक्शन पे मत जाएं, ये बदनामी का बायस है आपके लिए। लोगों ने आपसे पूछना कल को कि हमने आपको देख के प्लॉट लिया था तो हम किधर जाएंगे अब। अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफॉल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लाट है वो यहाँ पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी हुई है, जितने भी यहाँ पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, उनको एक फॉर्म मिला हुआ है। एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, ज़मीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो ज़मीन इसकी कंपनी के नाम है। उस ज़मीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए हैं। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं, ज़मीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया वो ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL है, बैंक अल्फला है, अभी ताज़ा इन्होंने अपने CEO के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक को पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें। इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है। मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है। मैंने कुछ गुजारिशात भी करनी है और कुछ चीज़ें और भी बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी। ये EOBI के जो टोटल इसमें वैल्यू है वो तकरीबन कोई, जो टोटल घपला हुआ, स्कैंडल हुआ, वो यहाँ पर मेरे पास कोई आया 34 अरब रुपए का, इससे भी ज़्यादा का है। और ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर है कि 1 बिलियन की ज़मीन
2.5 बिलियन में बेची है और उसके ऊपर भी स्टे है। ये देख लें आप, कोई नहीं पूछ रहा। आप एक काम करें, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाएं, वहां पे मैसेज करें, आपको इस मैसेज के जरिए गूगल पे जो वॉइस मैसेज करते हैं सारी डिटेल आ जाएगी। आप नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल पड़ी है। इस्लामाबाद का केस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या किया है, वो बताऊंगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये FIR की डिटेल है। पहले मैंने आपको बताई थी पार्क व्यू एयरपोर्ट वाली, ये रिवर एज वाली है, और ये 6 FIR हैं इसके ऊपर, इसकी सोसाइटी के ऊपर। वहां पे इक़दाम कत्ल के थे, यहां पे कब्जे के हैं। ये 6 FIR है। FIR पढ़ दूं, 83/2013 थाना चूंग, 2175/2019 31/8/2019 थाना चूंग, 3844/2021 थाना चूंग, 4034/2021 थाना चूंग, 4133/2021 थाना चूंग, मुकदमा नंबर 1055/2013 थाना चूंग। ये डिटेल है मेरे पास। ये शुरफा है हमारी सोसाइटी के। लोगों की ज़मीनों के ऊपर मस्जिद बना के कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया। कोई खराती अदारा बना के कहते हैं कि जनाब हमने खराती अदारा बना दिया है, वो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। ये है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं अपने अदारों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जिन ज़मीनों के ऊपर इसने कर्ज़े लिए हैं बार बार एक ही ज़मीन के ऊपर, उसको चेक करें। गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इल्तजा है, दरख्वास्त है, एज ए पाकिस्तानी भी और कैबिनेट मेंबर के तौर पर भी पंजाब के, कि EOBI का केस फौरी तौर पर सुना जाए और उसका फ़ैसला किया जाए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मज़दूरों का पैसा है। ये किसी तकड़े आदमी का पैसा नहीं है और हम अदारे की तरफ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त पे ज़रूर गौर करेंगे और इस केस को प्रायोरिटी बेस पे सुनेंगे। वहाँ पर 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो दी थी बेच दी है, उसको ज़रूर देखा जाए। मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को जल्दी सुना जाए। जो LDA वर्सेस रिवर एज है, जिसके ऊपर इसने स्टे ले के सारी डेवलपमेंट की हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए कि गरीब आदमियों का ये 100 अरब 150 200 अरब रुपए का मसला है, 200 अरब रुपए का मसला है। प्लीज़ इसको सुना जाए और इसका फैसला किया जाए प्रायोरिटी बेस के ऊपर। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए चौक में। अगर इन्होंने नजायज किया है तो फिर इंसाफ किया जाए। मैं अपने अदारे LDA को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए। अगर इन्होंने किया है तो फिर इंसाफ किया जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, नैब ने इनको एक नोटिस भेजा था 2018 में। मेरी गुजारिश है आपसे, ये नोटिस है, गुजारिश कि आपने नोटिस भेजा, इस नोटिस का क्या हुआ? पार्क व्यू के हवाले, पार्क व्यू है नहीं, रिवर एज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, DG साहब से, चेयरमैन नैब से, प्लीज़ इस मामले को देखें। यहाँ पर लोग बेचारे
इन माफिया के खिलाफ डरते मारे नहीं बोलते हैं, जो जो बोलते हैं उनको माइनस करते हैं। ये जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी गलत काम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको माइनस करते हैं, उस पर गंद फेंकते हैं। मेरी आपसे इन तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये स्पेशली पंजाब की 12 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप मेहरबानी करें और इन मामलात को देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था तो तब इदारे ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त आपके पास कोई चार्ज उस वक्त नहीं था, किसी और के पास था। और दूसरी बात, जब ये सारा कुछ जमीनों का ये काम कर रहे थे, जिनका नाम आपने लिया, उस वक्त तो थे वो आपकी जमात के बड़े करता धरता थे, तो उस वक्त आपकी जमात के अंदर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब रोकने के लिए क्यों नहीं इंतजाम किए? दो पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला पार्ट ये है कि एलडीए ने क्या किया। एलडीए ने उधर अपना डायरेक्टर भेजा, इन्होंने उसको मारा, वो मुल्क से बाहर भाग गया और कोर्ट से जाके स्टे ले आए। स्टे का मतलब होता है आप एक ईंट ना आप लगाएंगे ना दूसरा कुछ करेगा। इन्होंने स्टे के बावजूद वहां पर ज़मीनों के ऊपर हल चला के लोगों के साथ बदमाशियां करके सरकारी ज़मीनें अपने आप में डाल के, इरीगेशन की ज़मीन डाली, सरकार की ज़मीन डाली, फॉरेस्ट की ज़मीन डाली, क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान की ज़मीन डाली और सोसाइटी बना दी। और स्टे के दौरान की है इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या स्टे के दौरान काम हो सकता है। गूगल मैप के जरिए आपको आज की खबर और आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की तस्वीरें मिल जाती हैं। अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं मुझे कोर्ट में ले जाओ। अगर स्टे जिस डेट को मिला है उस डेट के बाद अगर डेवलपमेंट हुई है तो इसने तौहीन अदालत की है, तो अदालत तौहीन अदालत उसको देखें सुने। जब मसूब हमारे पास थे हमें यकीन दिलाते थे कि मेरे साथ ज्यादती होती है और किसी को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि मसूब सीनियर मिनिस्टर बने हुए थे। मसूब को धचका लगा कि जनाब ये हमारे लीडर के पास भी गए कि मेरी ज़मीन बराउन कर दो। एसएम इमरान को क्यों उसने जिच किया था, ज़बरदस्ती कहा था मेरी ज़मीन करो, नहीं की उसने। ये बात है। जी सर। जी रिया साहब, गुजारिश ये है कि आपने पिछली दफा बताया था कि 17 नोटिस एनडीए ने इन्हें भेजे हैं। एनडीए सिर्फ नोटिस भेजता है, जबकि नोटिस की तो एक लिमिट होती है, 2 या 3 नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बाद एक्शन होता है। ये 17 नोटिस एनडीए ने भेजे, तो क्या इसका मतलब है वो बड़ी जुर्मा है नोटिस भेज के? और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कुछ लोग हमें यहाँ दुनिया में मकान और घर देने की लालच देते हैं और बेवकूफ़ बना लेते हैं, और कुछ बाद नाम निहाद उलमा हमें जन्नत में घर देने की करते हैं। क्या हमारे साथ यूँ धोखा होता रहेगा? अच्छा सर, जो नोटिस की आपने बात की है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि नोटिस जो है वो एलडीए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता रहा है। और एलडीए ने, क्योंकि ऑनरेबल अदालत का स्टे था, तो उस स्टे के बाद एलडीए वहाँ पर किसी को कुछ नहीं कह सकता। फिर तो अदालत जाने, उसका काम जाने। हमारे स्टे मौजूद है, मेरा स्टाफ यहाँ पर एलडीए का बैठा हुआ है, आप उनसे पूछ लें, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत में हम पेश कर देंगे कि उस स्टे के बाद इन्होंने कितना काम किया। मैंने कहा मैं और आप शायद गलत बयानी से काम ले जाएं, शायद, तो गूगल मैप के ज़रिए आप तस्वीरें पुरानी ले लें और देख लें कैसे कैसे। और ये सारा कुछ ले गए हैं उसका जो फ्लड एरिया है ना, खादर एरिया जिसे बोलते, उसके अंदर चले गए। सर ये बात आपकी ठीक होगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे 6,000-8,000 घर जो है वो बने हुए हैं, लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। आज आपने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, आपको पहले तो 6 महीने पहले तो ये चीज़ें याद ही नहीं थी। अगर याद आई गई है तो पंजाब हुकूमत के पास वहाँ पे रिहायशियों के लिए क्या ऑप्शन है? अल्टरनेट आप ऑप्शन क्या देंगे? क्या लोगों के घर गिराना शुरू कर देंगे? अल्टरनेट ऑप्शन क्या? देखें, गुजारिश इसमें यूँ है कि जो तो 765 कनाल जगह है वही अप्रूव्ड है, ये तो आपके साथ हो। जो मस्जिद, ग्राउंड, पार्किंग के ऊपर प्लाट काटे गए हैं वो नाजायज़ है, इलीगल।
वो इलीगल। जब हम बार बार इखबारात में भी एलडीए जिम्मेदारी पूरी करता रहा, अब वो वहाँ पर अपनी कुर्सी मेज़ लगा के रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को घेरते रहे हैं, तो उसमें एलडीए कुछ नहीं कर सकता। वजह ये है कि कोर्ट की तरफ से स्टे है, हम मना कर रहे हैं, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सारा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसने जो कुछ वहाँ पे 765 कनाल के अलावा, रिवर एज के अलावा आगे की तरफ गया, वो सारा नाजायज़ है। जो प्लाट बेचे हैं सारे गैर कानूनी हैं। वहाँ पे ना प्लाट बिक सकते हैं, ना मकान बन सकता है, ना दुकान बन सकती है, ना प्लाजा बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम आ रही है लिटिगेशन में जो प्रोसिक्यूशन है उसके वकला इंतहाई कमज़ोर है, जबकि दूसरी तरफ जिस पार्टी को आप अक्यूज़ कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वकला सामने खड़े किए, और उसी वजह से जो अगर आपकी ये स्टोरी को मान लिया जाए तो जो स्टे ऑर्डर्स मिलते हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वकला जाके ले रहे हैं। एक तो एलडीए की ये जो वीकनेस है कि एलडीए के पास पैसे नहीं है, सीनियर मिनिस्टर है मौसी को देख रहे हैं, आपके पास वही रूटीन के वकला है जो जाते हैं वहाँ पे बहस करते हैं। उससे पहले ही जिस तरह एक लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर एक जख्मी हुआ, वहाँ पे पुलिस एहलकार जख्मी हुए, रूडा के एहलकार जख्मी हुए, उल्टा पर्चा आप लोगों के खिलाफ भी जाने की तरफ चला गया मामला। एक तो ये बताएं कि लिटिगेशन में जो प्रोसिक्यूशन में जो कमजोरी है वो कहाँ पर है, और दूसरा पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी तो उस जमाने का मामला है जिस जमाने में परवेज इलाही साहब 2005-6 में भी यहाँ झगड़ा हुआ। पार्क व्यू उस जमाने का चल रहा है, उस जमाने में एक ताकतवर वजीर आला थे परवेज इलाही साहब, तब से लेके अब तक वही। और ये जो बात एक साफ लगी बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक मुसलसल खतरे की तलवार लटकी रहेगी यहाँ पर। देखिए, आपके सवाल के काफ़ी पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपने वकला के बारे में बात की। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कौंसिल है वो सामने खड़ी की है, जो हो सकती है रूडा ने भी और एलडीए ने भी, और अपने जो एजी ऑफिस है उसको भी इन्वॉल्व किया। देखिए, बात होनी है फैक्ट एंड फिगर के ऊपर, दलाइल के ऊपर होनी है, जो आपके पास सबूत मौजूद है उनके ऊपर होनी है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी डेट दी है, इंशाल्लाह उस डेट के ऊपर मुझे कभी उम्मीद है कि अदालत हमारी आवाज़ सुनेगी और उसके ऊपर जो इंसाफ पे मबनी फ़ैसला है वो किया जाएगा। 2005 के अंदर भी पार्क व्यू थी, उसका पहले मैंने आपको बयान कर दिया, वो एयरपोर्ट वाली थी। उसके अभी भी साइलिन जो है वो ख्वार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये पैसे लेके तो सारे पैसे बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पर बैंकों से कर्ज़े लिए हैं और बैंकों से कर्ज़े लेके तो कभी ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक जाने, और वहाँ पर जिन्होंने मकान बनाए हैं वो जाने, क्योंकि ज़मीन तो इनकी है नहीं, ऊपर स्ट्रक्चर इनका है, तो बाकी उनका सारा कुछ बाहर है। और माशाल्लाह उन्होंने नेशनैलिटी भी जो है मोर और लेस आने वाले चंद दिनों में कुछ की होगी या बाकियों की होने वाली। मियां साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और चीमा साहब से भी। आपने जो 6 FIR बताई हैं, ये 6 FIR भी वो इन्वेस्टिगेशन में क्या बेगुनाह साबित हुए हैं या ये FIR चल रही है, इनका स्टेटस क्या है और क्या इनको री इंक्वायर आप करने का जो है वो कुछ सोच रहे हैं? आप देंगे? मैं देखें सर, गुजारिश है, FIR नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ 2021 की हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर ये लोगों ने करवाई हैं, हुकूमत ने नहीं करवाई। इसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट जो है वो वहाँ का जो रिहायशी है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसने करवाई हैं, हमने नहीं करवाई। हमारे दौर में जब इन्होंने AC को मारा है तो AC ने FIR करवाई है या रूडा वालों ने FIR करवाई है। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने वीडियो के ज़रिए दिखा दिया कि किसी की सर फाड़ा, किसी की टांगें तोड़ दी हैं और बदमाशी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आगे भट्टी साहब ने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं जाते थे, 2012 में भी डायरेक्टर गया था और फिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। आपकी इतला के लिए अर्जा, मैंने कहा ये माइनस करते हैं लोगों को, और माइनस करने का तरीका ये है कि ये पैसे वाले हैं और पैसे के ज़ोर पे हर चीज़ कराते हैं और समझते हैं। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुकूमत के फंदे छोटे हो गए हैं, इनकी गर्दनें मोटी हो गई हैं, और इनकी गर्दनों को फंदा करने के लिए, फंदे में लाने के लिए कानून को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अदालत फैसला देगी तो इनकी गर्दन में फंदा पूरा आएगा, अदरवाइज माशरे में अब कोई सकत नहीं रहेगी कि इन माफिया पे हाथ डाल सके। ये साहब, मैं आपने जो बात की ना, FIR कटती हैं, इंक्वायरीज भी होती हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है जो केस जब पुट अप किया जाता है कोर्ट्स के सामने, तो जो हालात हैं जो बड़ी तफसीली तौर पर मियाँ साहब ने भी आपको बताया, और हमारी जो 26.5 साल से जद्दोजहद भी यही है
कि एक इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए जो है बराबर का कानून हो। तो इस हवाले से मामलात हैं, बड़ा तफसीली तौर पे मियाँ साहब ने आपको बताया है, और मज़ीद भी जो इसके अंदर आगे जो कार्रवाई हो सकेगी कानून के मुताबिक उसको हम इंश्योर करेंगे। इसमें मैं आपकी सवाल आता है तो ऑब्वियसली वर्सेस वो होता है आईओ के पास, उसमें गवर्नमेंट नहीं होती। वो क्या उनके साथ ये सेटल करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट करते हैं, आउट ऑफ थाना करते हैं, किसी को कैसे करते हैं। हालांकि उसके ऊपर 302 की FIR भी है, डायरेक्ट भी है। अगली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद के हवाले से, इंशाल्लाह वो भी मैं करके बताऊंगा कि वहाँ पे पार्क व्यू क्या है और उसने क्या किया हुआ है। वो तमाम चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैं बताऊंगा और इनका असली भयानक खौफनाक मकरू चेहरा जो है वो आपके सामने मैं करूँ। शुक्रिया जी। गिरफ्तार जो है हुकूमत आपकी है, इनको गिरफ्तार करने का कोई प्लान है आपका? क्योंकि हजारों लोग हैं, मुतासरीन हैं, आप इन पे FIRs भी हुई हैं, तो गिरफ्तारी जो है कब? मैं आपके कैमरे के तवस्सुत से एक बात करूंगा तमाम मुतासरीन से कि अपनी अपनी कंप्लेंट LDA के अंदर जमा करवाएं ताकि आपके केस को फिर हुकूमत देख सके। अगर आप केसेस जमा नहीं करवाएंगे तो ये इसी तरह ही रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे आपको पैसे लेने पड़ेंगे। वहाँ पर जो इन्होंने ज़मीनें काट के प्लॉट बेचे हैं वो सारे नाजायज़ हैं, इलीगल है। बल्कि आपकी ज़मीनों को बैंकों के पास रहन रखा के ऊपर आपका मकान बना हुआ है, वो आपका मकान नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे से इस बात की तस्दीक करवा लें, साइन अंगूठे करवा लें। वहाँ पे कुछ भी नहीं, आपकी 4 ईंटें हैं। तो ये परेशानी का बायस है। आप मेहरबानी करके अपने जो क्लेम्स हैं वो LDA के अंदर, मैं LDA को डायरेक्शन दे देता हूँ, स्पेशल नंबर दे देता हूँ, उस नंबर के ऊपर WhatsApp के ज़रिए और LDA में बाकायदा तौर पर जाके अपनी जमा करवाएं। क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारा कुछ होने के बावजूद चीज़ें सेल करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं और वहाँ पर ज़मीन नामी कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।